पीपल। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं यारों। यस, स्क्रीन कर रहा हूं मैं। यस पीपल, लेसन नंबर 10, सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002। मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले हर एक रेगुलेशन का ईयर याद होना चाहिए। सो इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002, इसके अंदर हमने सबसे पहले दो तरह से डिवाइड किया कि कंपनीज एक्ट में क्या दे रखा है। तो कंपनीज एक्ट में बेसिक डेफिनेशन दे रखी है और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो अहेड विद द डेफिनेशंस फर्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर्स? स्वेट इक्विटी शेयर्स refers to equity shares. Sweat equity shares refers to equity shares issued by the company to its employees or directors at a discount or for consideration other than cash. वापस एक बार, sweat equity shares refers to equity shares issued by a company to its employees or directors at a discount or for consideration other than कैश। अगर कभी भी किसी कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने तो उसको क्या पास करना होगा, क्या पास करना होगा, क्या पास करना होगा? उसको पास करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते समय उससे अपने सारे शेयर होल्डर्स को ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स भी देने होते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। दे दिए सर। उसके बाद में अगर कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो वो फॉलो करेगा सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002, और अगर वो अनलिस्टेड कंपनी तो फॉलो करेगा कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014। तो कहने का मतलब है अगर लिस्टेड कंपनी तो सेबी का रेगुलेशन फॉलो करेगा, और अगर अनलिस्टेड कंपनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करेगा। ये हो गया अंडर कंपनीज एक्ट, बहुत ही बढ़िया। फिर आते हैं हम कि इस रेगुलेशन ने हमें क्या सिखाया है। तो द रेगुलेशंस नेम इज सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002। सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है फॉर लिस्टेड कंपनीज एंड कंपनीज प्रपोज टू बी लिस्टेड। बहुत आसान हो गया कि दिस रेगुलेशन इज एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनीज एंड कंपनीज प्रपोज टू बी लिस्टेड। नहीं नहीं सर, ये भी बताओ, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन whom? बताओ 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 बताओ। अरे कैसी बातें करते हो? इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अनलिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद में आया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते समय क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है। तो इनमें से कुछ भी अगर आपको 4-5 पॉइंट्स याद है तो अच्छा है कि भाई साहब कौन से नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं, किन्हें दे रहे हो, क्लास ऑफ एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स इनको आप दे रहे हो, उनका नाम और उनका क्लास, मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है, अगर असेट मिल रहा है तो उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लेना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आप पैसे ले रहे हैं डिस्काउंट पे इशू करके तो कितने अमाउंट ले रहे हैं, उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी हमने कंप्लाई की पूरी, और द इंपैक्ट ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इफ एनी, लिमिट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में इंपैक्ट है तो बताना है। फिर वैल्यूएशन ऑफ आईपीआर कि अगर मान लीजिए आप बदले में कुछ एसेट ले रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसका वैल्यूएशन कैसा होगा। 3 पॉइंट थे। पहला, वैल्यूएशन कौन करेगा, कौन करेगा, कौन 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 नॉन 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 कौन करेगा, वैल्यूएशन करेगा मर्चेंट बैंकर। तो वैल्यूएशन होगा बाय मर्चेंट बैंकर, ठीक है साहब, कि मर्चेंट बैंकर उसका वैल्यूएशन करेगा, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि मर्चेंट बैंकर का वैल्यूएशन और वैल्यूएशन रिपोर्ट लाना है, साथ में उसको एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी लाना है दैट ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड। और उसके बाद में अगर उसको मदद लगती है तो वैल्यूअर या एक्सपर्ट की मदद ले सकता है इफ एनी। फिर आता है बहुत प्यारा टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो हमने क्या देखा, दो केस हो सकते हैं, या तो हमें कोई ऐसा असेट मिला जो हम बैलेंस शीट में ले जा सकते हैं, या फिर हमें ऐसा असेट नहीं मिला जो हम बैलेंस शीट में ले जा सकते हैं। So are we getting any asset which can be carried to balance sheet, or we have not got any asset which can be carried to balance sheet? तो हमारे बैलेंस शीट में कोई एसेट आया है या नहीं आया ये इशू करके। अगर एसेट आया है तो विल बी कैरिंग इट टू बैलेंस शीट, और अगर एसेट नहीं आया है द एंटायर एक्सपेंस विल बी चार्ज टू, द एंटायर एक्सपेंस विल बी चार्ज टू चार्ज टू चार्ज टू चार्ज टू चार्ज टू चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। और मुझे बताइए लॉक इन कितना होता है, लॉक इन लॉक इन लॉक इन 3 इयर्स फ्रॉम अलॉटमेंट, 3 इयर्स फ्रॉम अलॉटमेंट। आय हाय हाय, कुछ भी नहीं, अजी कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये है विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये हुआ चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर के ऑफ कोर्स हम कुछ एडिशनल टॉपिक भी देखेंगे, बट बहुत बस इतना सा एडिशनल टॉपिक खत्म हो जाता है। अब मैं आता हूं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर विदाउट वेस्टिंग टाइम। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने क्या पढ़ा, सबका फोकस यहाँ पे फटाफट से गियर स्विच करेंगे। होता है ना गाड़ी में, जैसे कि ये टुक 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 सीधा गाड़ी थर्ड गियर में जा रही है, फोकस करना चाहिए। लेसन नंबर 13, सेबी सीआईएस स्कीम, सीआईएस रेगुलेशन 1999, सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स रेगुलेशन 1999, सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स रेगुलेशन 1999। क्या है सबसे पहले उसका डेफिनेशन, पूरा फोकस यहाँ पे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का डेफिनेशन। ये पूरा का पूरा जो चार्ट है ना, ये आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेफर्स टू अ स्कीम वेयर, पहला वर्ड अगर याद आता है तो पूरा एंड तक जाता है, पहला ही वर्ड याद नहीं आया तो अटक जाते हो। वेयर contributions are pooled and utilized for the purpose of the scheme. First one, collective investment scheme refers to a scheme where contributions are pooled and utilized for the purpose of the scheme. Investors, मुझसे आगे सोचते रहो, investors invest with a view to receive what? Profit, produce income or property. Profit, produce income or property. Third, the scheme is managed on behalf of the unit holders by CIS.
एंड फोर्थ, द यूनिट होल्डर्स डू नॉट हैव डे टू डे मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्सक्लूड्स, कुछ चीजों को वो एक्सक्लूड करता है, क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, अदर स्कीम, ठीक है। 3 टाइप के डिपॉजिट, डिपॉजिट बाय एनबीएफसी, डिपॉजिट अंडर सेक्शन 74 ऑफ कंपनीज एक्ट, डिपॉजिट बाय अपनी निधि। उसके बाद में 2 पॉइंट और, चोर, चिट फंड्स, एंड लास्ट म्यूचुअल फंड्स। Then there is restriction on business activity of CIS कि CIS मतलब CISM, Collective Investment Management Company, CMS, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है बिजनेस एक्टिविटी पे। क्या क्या रेस्ट्रिक्शन थे? सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन तो उनके ऊपर ये था, ये टॉपिक सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर यह जाता था, दे कैन नॉट अंडरटेक एनी एक्टिविटी अदर देन ऑफ मैनेजिंग द स्कीम। स्कीम मैनेज करने के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट इवन बी द ट्रस्टी ऑफ द स्कीम, वो ट्रस्टी भी नहीं बन सकते। दे कैन नॉट लॉन्च एनी स्कीम फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज, नहीं कर सकते। दे कैन नॉट इवन इन्वेस्ट इन द स्कीम्स फ्लोटेड बाय देम। They can invest after making disclosure. So generally they cannot invest, but they can invest if at all they want to invest. They can even invest after giving proper disclosures. Are you all with me? इसके अंदर हमें एक और टॉपिक दिखता है, ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, वो हम एडिशनल टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। दोनों बहुत ज्यादा आसान टॉपिक्स। अभी क्लियर? अभी क्लियर? तो अब इसके हम एडिशनल टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे।